जय हिंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी में। आज हम अपने चैनल में आपको पढ़ाएंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि गवर्नमेंट बेस्ड एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसी सिलसिले में मैं आपको मदद करने के लिए आ गई हूँ। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं, IgG, IgM, IgA और IgE। अब सबको पता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या होता है। कोई भी लेडी जब एक बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है वो येलोइश टाइप का जो होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं ना, थिक येलोइश होता है और वो यूजुअली जन्म देने के 2 से 4 दिन तक आता है। अब आइडियली ये जो फर्स्ट आवर होता है बर्थ का, ये बहुत क्रूशियल होता है। इसमें अगर पॉसिबल हो सके तो फीड करना शुरू कर देना चाहिए। अब इसका कारण क्या होता है, इसको बच्चे का फर्स्ट वैक्सीन भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है सिक्रीटरी IgA का, इम्यूनोग्लोबुलिन का। अब इसका काम क्या होता है, ये एक तरह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है न्यूबॉर्न का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक तरह का सुरक्षा का लेयर बना देता है, जिससे कि फ्यूचर में बैक्टीरिया और वायरस बच्चे को इन्फेक्ट न कर सके और बाकी जो भी पैथोजन है वो जो एपिथेलियल सेल से अटैच है। अब इसके साथ साथ कोलेस्ट्रम में और क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, देन आपका लैक्टोफेरिन है, लाइसोजाइम है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, देन विटामिन A और E है, जिसकी वजह से बच्चे का इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो जाता है और उसको इन्फेक्शन से खतरा कम रहता है और डेथ के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए एट एनी कॉस्ट माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करना ही करना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है कोलेस्ट्रम में, इसका आंसर है IgA। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, AC। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा हुआ है और कुछ लोग अवॉइड करते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि सपोज़ आपको बहुत गर्मी लग रही है ना और आपको वहाँ पे AC चाहिए, एकदम से बच्चा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी एंड बेचैनी हो रहा है, अब आप बोलोगे मुझे AC चाहिए, AC चाहिए, दैट इज़ A। ऐसे करके आपको याद रखना है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये है, अकॉर्डिंग टू IMNCI चेस्ट एंड्रॉइंग इंडिकेट्स। अब चेस्ट एंड्रॉइंग होता क्या है, चेस्ट एंड्रॉइंग का मतलब है जब बच्चा सांस अंदर लेता है ना, सपोज वो इंस्पिरेशन हो रहा है, आपको मालूम ही है जब सांस अंदर लेने को इंस्पिरेशन कहते हैं और बाहर छोड़ने को एक्सपिरेशन कहते हैं, तो उसका जो लोअर चेस्ट वॉल है बच्चे का वो अंदर की तरफ धंसने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंस्पिरेशन के समय चेस्ट बाहर की ओर एक्सपैंड करता है, लेकिन अगर चेस्ट जो है वो अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ जा रहा है। तो IMNCI के अकॉर्डिंग चेस्ट एंड्रॉइंग क्या है, डेंजर साइन किसका है, सीवियर निमोनिया का। अब ये तो आप जान ही रहे होंगे कि निमोनिया में होता क्या है। निमोनिया में लंग्स के एल्वेलाई जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो कम हो जाता है। इसलिए बच्चे को फास्ट ब्रीदिंग होता है, फिर ग्रंटिंग खर्र सा साउंड आता है, देन चेस्ट एंड्रॉइंग होता है और जो SpO2 होता है वो कम हो जाता है। ये साइंस देखने को मिलते हैं। अब नर्सिस के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट देखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, टेम्परेचर देखना है, फीडिंग स्टेटस देखना है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हमें ध्यान देना है अगर ऐसा कुछ केस हो। तो इसका आंसर क्या है, चेस्ट एंड्रॉइंग इंडिकेट सीवियर न्यूमोनिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, INSP। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि
सपोज़ किसी को दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सिटी में जब अगर कोई प्रॉब्लम होता है और उसका नॉर्मल लोकल थाना वाला नहीं सुनेगा तो वो किसके पास जाएगा? वो एसपी के पास ही जाएगा ना। तो यहाँ पे आप ऐसे एक शॉर्टकट, मतलब दिमाग में याद रखने के लिए, जहाँ चेस्ट का एनरॉइंग होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, हमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम कहीं जा रहे हैं और हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, और तो हम कहाँ किसको अप्रोच करेंगे? पुलिस में। तो पुलिस में किसको अप्रोच करेंगे? एसपी को। सीवियर निमोनिया। आई होप मतलब याद करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइलस्टोन इज एक्सपेक्टेड एट 6 months? 6 महीने के बच्चे से आप क्या माइलस्टोन एक्सपेक्ट करते हैं? तो अब देखिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में क्या क्या होता है? आपका फिजिकल है, न्यूरोलॉजिकल है, देन आपका कॉग्निटिव है, सोशियो डेवलपमेंटल है। तो अभी यहाँ पे क्या है? ग्रॉस मोटर भी है। हम 6 महीने के बच्चे से यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोनों साइड पलट जाए बिना सहारे के, ठीक है? रोल ओवर बोथ वेज। अरे यार देखो, कॉमन सेंस लगा लो। इंडिपेंडेंटली वॉक तो करेगा नहीं, रन भी करेगा नहीं, क्लाइंब स्टेयर्स भी होगा नहीं। इतना छोटा बच्चा जो खड़े नहीं हो पा रहा है, वो ना सीढ़ी चढ़ पाएगा, ना दौड़ पाएगा, ना चल पाएगा। तो आपको कुछ जगहों पे ना एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है। सपोज आपको बिल्कुल मालूम नहीं, आप एक दूसरे ग्रह के इंसान आयो से आए हो, आपको मालूम नहीं कि 6 महीने का बच्चा कैसा होता है, क्या करता है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सपोज बस इतना पता है, हाँ बच्चा है, ठीक है, वो कहाँ से इतने छोटे में चलेगा? तो क्या करेगा? अल्टीमेटली वो ऑल ओवर ही करेगा, और क्या करेगा? इसमें एक और चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी कि 9 महीने तक का जो बच्चा है ना, वो बैठ जाना चाहिए विदाउट सपोर्ट के, ठीक है? और जो 6 महीने तक का बच्चा है, ये विद सपोर्ट के बैठ जाना चाहिए। मतलब ऐसे बोलते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, इतना नहीं रियल लाइफ में मतलब है, लेकिन किताबों में यही है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। 18 months तक ना बच्चा मतलब चलने लगना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो कुछ तो खतरा है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और क्या बोलते हैं, हाँ बस आप ऐसे याद रख सकते हो, 6 में रोल, 9 में सिट, 12 में वॉक। रोल, सिट, वॉक, 6, 9, 12। सॉरी, ये जो माइलस्टोन टॉपिक है ना, आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स का, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, पढ़ लोगे बढ़िया से तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा वैक्सीन बर्थ के वक्त दिया जाता है BCG और OPV 0 के साथ। यहाँ पे आपको हेपेटाइटिस B दिया जाता है, ठीक है? कोशिश करना है इसको विदिन 24 hours ऑफ बर्थ में दे दिया जाए तो अच्छा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब यहाँ पे आपको इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को अच्छे से पढ़ना है, जितना ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ सकें, और इससे भी क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा। एंड ये बर्थ का जो भी माँ बन चुके होंगे उनको मालूम ही रहेगा। इनफैक्ट उनको तो याद ही करने का नहीं है, वो भूलेंगे भी नहीं गलती से। बट जिनका अभी वैसा मतलब नौबत नहीं आया है, वो याद कर लीजिए, BCG प्लस OPV प्लस हेपेटाइटिस B ये दिया जाता है। खास करके अगर माँ जो है ना हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, वहाँ पे ये वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या बोले, उस जोखिम को कम करता है अगर आप हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगा रहे हैं माँ को। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन फ्यूचर लिवर सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो अगर आपकी कहीं ड्यूटी है तो आप प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि बच्चे को 24 घंटे के अंदर में ये सब वैक्सीन लग जाए, ठीक है? आप कैसे याद रखोगे? BOH बो, B फॉर BCG, O फॉर पोलियो, H फॉर हेपेटाइटिस B। ये क्या है आपका? ये बर्थ वैक्सीन है। आई होप अगली बार आप कहीं पे भी पोस्टेड हो तो ये
मिस्टेक ना हो और आपको एकदम सपने में भी आप बोल दो कि बर्थ पे ये तीनों वैक्सीन लगना है, जिसमें कि आपका 2 तो इंजेक्शंस हैं और ये आपका क्या है, ये पोलियो ड्रॉप है। आई होप आपको अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ नर्सिंग ऑफिसर्स को ध्यान देने का है कि वो क्या है, कोल्ड चेन मेंटेन करना। वैक्सीन जहाँ कहीं भी है सही से होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसको एडमिनिस्टर करने का कोई मतलब रहेगा नहीं। एक और चीज़, ये BCG और हेपेटाइटिस बी का जो आपका मतलब रूट है वो आपको मुझे बताना है कि कैसे दिया जाता है एंड लोकेशन। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इंक्लूड्स। अब सीवियर डिहाइड्रेशन सपोज किसी को हो गया है तो ये एक तरह का पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, जिसमें क्या हो रहा है, एक्यूट डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है। जब बच्चे के शरीर से बहुत ज़्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है ना, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ऑब्वियसली प्रभावित होगा। तो WHO और IMNCI गाइडलाइन के हिसाब से अगर बच्चा सपोज लेथार्जिक है ना, और सनकेन आइज़ हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, ये शॉक का निशानी है। क्या है, शॉक का निशानी। अब ऐसे केस में पानी से तो आप फटाफट किसी का भी मतलब एक अडल्ट का भी अगर बात है तो आप मतलब नहीं मेंटेन कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपको IV फ्लूइड्स देना है। फ्रूट जूस, प्लेन वाटर तो क्या ही करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है। ORS से भी उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा रिकवर। फ्रूट जूस अगेन उसमें तो मतलब लिमिटेड चीज़ें ही हैं। सबसे बेस्ट क्या है, आपको IV फ्लूइड देना है, जिसमें यूजुअली रिंगलैक्टेट और नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर टू सिट विदाउट सपोर्ट एट 9 months। अब जैसा कि मैंने आपको अपने उस पिछले क्वेश्चन में बताया था, 9 महीने के बच्चे को विदाउट सपोर्ट बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप क्या बोलिएगा, इसको डेवलपमेंटल डिले बोलिएगा। कान का बात नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग हम बोल नहीं सकते हैं, तो लेट हो चुका है बच्चा। और कितने महीने में विद सपोर्ट था, ये था आपका 6 months में। 6 months में बच्चा विद सपोर्ट बैठ जाना चाहिए। अभी देखिए मेरा बच्चा जो है वो 7.5 महीना का है, तो वो आराम से सपोर्ट के साथ बैठ जाता है। और कई बारी मैं पिलो हटा देती हूँ तो मतलब विदाउट सपोर्ट भी कुछ देर के लिए मैनेज कर लेता है, बट फिर वो ऐसे गिरने लगता है। सपोज आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए, अगर आपका बच्चा यहाँ पे बैठा है ना, तो आप पीछे पिलो लगा दीजिए, साइड में पिलो लगा दीजिए। एंड हो सके तो आजकल जो स्पंज वाला मैट होता है, जब आप ज़मीन पे हो तो आपने रहना है वहाँ पे, ऐसे अकेले नहीं छोड़ना बच्चे को। और वहाँ पे आपका बच्चा सपोज बैठा है, यहाँ पे पिलो आपने सारे साइड्स लगा दिए, हो सके तो आगे भी लगा दीजिए। और आप प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि जितनी देर आप हो वहाँ पे तभी बच्चा ऐसे बैठे रहे, आप हट ना जाओ। अगर हट रहे हो, एंड इनफैक्ट कोशिश करना है नहीं हटने का, एंड खास करके जहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सांप बिच्छू वगैरह आ सके वहाँ तो हटिए ही मत। अगर वैसा कुछ सीन नहीं है, थोड़ा बहुत अगर हट भी रहे हो तो बच्चे को लेटा दो आप, है ना। आप मतलब उसको बिठा के मत छोड़ो प्लीज़, दिक्कत हो सकता है, इंजरी हो सकता है बच्चे को, जो बाद में आप पे बहुत भारी पड़ सकता है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी, 9 months में क्या है, बैठ जाना चाहिए। नहीं बैठ रहा है तो क्या हुआ, डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से माइलस्टोन्स, प्लीज़ 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 माइलस्टोन्स पढ़िएगा, एक क्वेश्चन के नंबर कहीं नहीं जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। आप खुद सोचिए, जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डिहाइड्रेटेड सा लगता है तो क्या होता है, शरीर से पानी जाता है, इलेक्ट्रोलाइट जाता है और वो एक्सेस लॉस हो जाता है। तो इससे क्या होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवर भी हो सकता है। तो ये 3 तरह का होता है ना, माइल्ड, मॉडरेट और क्या होगा, सीवियर। अब सबसे पहले कैसे पता चल, सबसे पहले हमें लगती है प्यास। ठीक है, हर एक चीज़ किताब का बात नहीं है, कुछ चीज़ें अपनी बुद्धि को भी यूज़ कर लेना है, भगवान ने बुद्धि यूज़ करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हमें प्यास लगती है। डिहाइड्रेशन का सबसे पहला साइन ये है, आप जाओ कहीं पे ह्यूमिड वाले प्लेस पे, आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा एंड फिर आपको अपने में ही प्यास लगने लगेगी ना, एंड आप टॉयलेट वगैरह भी जाओगे तो ये येलोइश यूरिन आपका पास होगा, बट सॉरी, बट सबसे पहले प्यास बार बार लगेगी, कितना भी पानी पीजिएगा प्यास नहीं बुझेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी डिजीज़ रेफर्स टू। अब देखिए, ये जो ब्लू बेबी डिजीज़ है ना, ये लिंक्ड किससे है? ये टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट से लिंक्ड है। ये क्या है? ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ, जन्म से कोई बीमारी हो उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। इसको ये ब्लू बेबी डिजीज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब देखिए, हार्ट डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है। अब वो ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी जो क्या होगा? ब्लू होगा। नया नया जब बच्चा जन्म लेता है उसको ढंग से अगर मतलब ऑक्सीजन उसकी बॉडी में नहीं जाता है, मतलब बराबर आपको नहीं दिखता है वो वाइटिश या पिंकिश बच्चा, और जहाँ ब्लूइश दिखता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जल्दी से उसको ना एक ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं बच्चे को, ठीक है? तो उससे क्या होता है? हम उसकी बॉडी में ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं। तो सपोज किसी को नहीं मिल रहा है एडिक्वेट ऑक्सीजन तो वो तो ब्लू ही दिखेगा, साइनोसिस, ठीक है? तो इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इस बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज़, क्योंकि इसमें बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है जिससे कि उसके स्किन, लिप्स और नेल्स जो हैं वो साइनोसिस ब्लू दिखने लगते हैं। इसके 4 फेमस डिफेक्ट्स होते हैं। एक होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तीसरा है ओवरराइडिंग एयोर्टा एंड चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये 4 इसके मेन डिफेक्ट्स हैं। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसका एक अलग से क्लास लिया जाएगा, ठीक है? इन्हें याद रखने के लिए आपको क्या करना है? PROV, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग एयोर्टा, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ये चारों इसके अंडर में आते हैं। अब ऐसे बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें होता है साइनोसिस, देन क्लबिंग, ब्रेथलेसनेस, पुअर वेट गेन और टेट स्पेल्स। ये आप याद रखना। टेट स्पेल्स किस में देखा जाता है? तो ये ब्लू बेबी डिजीज, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, टेट स्पेल्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ये तो हमें याद हो ही जाता है ना, मतलब ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब इसमें देखिए, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी की वजह से बोन मिनरलाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम कैसे RD, इमेजिन कीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? नौकरी करने के लिए, खूब सारे पैसे कमाने के लिए, और पैसे कमा के आपने क्या करना है? RD खोलना है, ठीक है? RD खोलना है। तो ऐसे ही याद रखिए, रिकेट्स क्या है? डेफिशिएंसी होता है किसका? विटामिन डी का। अब सपोज मतलब बराबर आपको विटामिन नहीं रहेगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, वही बराबर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो बैंक बैलेंस कम रहेगा। बस इस चीज़ को याद रखिए। अब इसमें विटामिन ए से क्या है, एक साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने बाकी टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। सपोज मैं अभी डी पढ़ रही हूँ तो या आप ही पढ़ रहे हो, सब कवर कर लोगे तो सही रहेगा। अलग अलग से पढ़ने जाओगे तो बस फिर तो हो गया, इतना टाइम कहाँ है। बहुतों की मजबूरी होती है, हमारी भी कुछ मजबूरी थी, कभी कभी लाइफ में हो जाती है कि हमेशा आप नहीं पढ़ पाते हो, आपको जॉब करना पड़ता है, साथ में पढ़ाई करना पड़ता है, विच इज़ टोटली ओके, इतना नहीं सोचना है। तो आपका जो विटामिन ए का डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है ब्लीडिंग टेंडेंसी। किसी का दिक्कत होगा तो मालूम ही होगा आपको कि हमारा वो विटामिन के का इंजेक्शन लगता है। तो यही है, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के ब्लीडिंग टेंडेंसी, विटामिन सी स्कर्वी। स्कर्वी का देखिए सी, स्कर्वी में सी आता है, और ये के, तो ये ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? कौन बनेगा करोड़पति? अब के बी, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे करके याद कर लेना, करके टेंडेंसी की जगह करोड़पति। और ए का हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, एन बी। नेक्स्ट है आपका, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन आज के लिए,
और 10 क्वेश्चंस रेडी हैं, बट उनको मैं कल के वीडियो में कवर करूँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग अ सिजर इज, सपोज किसी को सिजर आ रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? द फीड चाइल्ड, ऑब्वियसली नहीं, सिजर आ रहा है उसको तो अपने ही झटके पड़ रहे हैं, आप खाना कहाँ से खिलाओगे? रिस्ट्रेन करोगे भाई आप उसको, वो तो मतलब अपने मतलब क्या बोले, सिजर से ऐसे मतलब शरीर नहीं इधर उधर, मतलब इंसान तड़पने जैसा होता है, तो आप रिस्ट्रेन करोगे तो खतरा है, रिस्क हो सकता है। वाटर, अगेन उसको ये प्रॉब्लम है, आप पानी नहीं दे सकते हो, वो मतलब विंड पाइप में जा सकता है। तो आपने क्या करना है? मेंटेन एयरवे एंड सेफ्टी। आपको इंश्योर करना है कि आसपास कुछ खतरे का चीज़ ना हो, हेड इंजरी ना हो जाए। झटके तो आएंगे उसको, लेकिन सबसे पहले आपको एयरवे मेंटेन करके और सेफ्टी मेंटेन करना है। दैट्स इट। आपको एयरवे को प्रोटेक्ट करना है, इंजरी को प्रिवेंट करना है, और कभी भी उस वक्त आपको कुछ भी मुंह में फोर्स नहीं करना है। सीजर क्या होता है? सीजर जो है आपका न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है ब्रेन में, जिसके कारण क्या होता है? जर्की मूवमेंट्स आते हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, स्टीयरिंग स्पेल्स होते हैं, टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमेशा आपका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हम लोग जब बेसिक लाइफ सपोर्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी यही है, आपको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, बट वहाँ पे भी सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी करना है, उसके बाद ही अपना काम शुरू करना है। ये नहीं कि 100 लोग आसपास है अपना काम करना शुरू कर दे, वो काम करने नहीं देंगे आपको, सवाल ही नहीं हो सकता। बट आपको इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो, आपको बच्चे को ना साइड लाइन पोजिशन में लिटा के रखना है, ठीक है। साइड लाइन पोजिशन में अगर रहेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब किसी भी तरह का सलाइवा या जो वॉमिटस होगा ना, वो बच्चा एस्पायर नहीं करेगा, तो वो एस्पिरेशन से फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये नहीं करना कि आप उसके मुंह में चम्मच डाल रहे हो, कपड़ा डाल रहे हो, उंगली डाल रहे हो, भैया ये सब मत करना। दांत टूट सकता है, एयरवे का इंजरी हो सकता है। हाँ, बट आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि SpO2 आपको मॉनिटर करना है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो तो आपको फिर बेंजोडाइपिन्स जो होते हैं, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, ये आप दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको इसमें एयरवे देखना है, रिकवरी पोजीशन साइडलाइन देना है, फिर रिस्ट्रेन नहीं करना है, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। हाँ, जो ड्यूरेशन होता है ना सिजर का, उसको आपको नोट करना है, फिर उससे फाइनल डायग्नोसिस बनेगा। एंड दवा देने से पहले क्या देखना है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप मेरे वीडियोस को आगे भी फॉलो कीजिएगा, एंड मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का। क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ टॉपिक्स भी पढ़ाऊँगी मैं। थैंक यू। जय हिंद, जय रेल, जय भारत।